started आचार्य। धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। अभी संस्कृति गुरुकुलम के औषध उत्पाद या और आरोग्य, उसके ऊपर हम कुछ बात कर रहे थे। तो विभिन्न रोगों के ऊपर बहुत अच्छे औषधों के परिणाम मिले हैं, जो आयुर्वेद के सालों पुराने कुछ फॉर्मुलेशन से और ऋषि मुनियों ने कुछ दिव्य ज्ञान से देखकर औषधि की मात्रा और उसका महत्व निश्चित किया है। अभी ओमिक्रॉन के बारे में कुछ माहिती हमने पढ़ी है, प्राप्त हुई है। तो ये आयुर्वेद के जनपदोध्वंस में आता है। जनपदोध्वंस आयुर्वेद की चरक संहिता के अनुसार देश, काल, जल और वायु, ये चारों तत्व दूषित होते हैं और ये लगभग 5 साल तक टिकता है, 5 साल तक चलता है। कोई भी महामारी आए तो वो 5 साल तक वो कभी आएगी जाएगी, ऐसा करके वो 5 साल तक रहती। चरक संहिता में उसका बताया गया है कारण अधर्म की अभिवृद्धि से व्यक्ति अपना कर्तव्य को छोड़ देता है। जब सद्वृत्त का पालन नहीं करते हैं, लोग अपने मन से जीने लगते हैं और कुदरत की उपेक्षा या जो इस तत्व के द्वारा निर्मित सिद्धांत है, प्रभु के द्वारा जो निर्मित सिद्धांत है, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। तो इस हेतु कोई ना कोई अधर्म के द्वारा बीमारियां आती है। अब वो कोई लाता है, आती है, वो दूसरी ही बात है बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा है कि कभी कभी कितने भी प्रकार की बीमारियां आ सकती है, आती है। तो वो एक अभी अधर्म की अभिवृद्धि उसका कारण बताया है। अधर्म के कारण बहुत सारे रोग हमको होते हैं, हो सकते हैं। उसके लिए चारों की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है। जब भी ऐसा कुछ हो तो जो देश में ऐसा फैल, अभी तो जो कि पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन कोई जगह ऐसा होता है कि कोई देश विशेष में ही ऐसी महामारी होती है, तो उसको छोड़ने का बताया है, वो छोड़ देना है देश। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक विशेष प्रदेश में ही एक कोई रोग ज्यादा होता है, तो वो छोड़ देना है। अभी तो सारे प्रदेशों में है, तो वो तो कोई है नहीं। लेकिन ओमिक्रॉन करके जो नया वेरिएंट है, वो आयुर्वेद के दृष्टि से हम देखे उसको, हमने कोरोना के ऊपर भी बताया था, तभी भी उसको हमने वातश्लेष्मिक ज्वर बताया था। उसके बाद बहुत लोगों ने इसके बाद वीडियो बनाए। हमने पूरे संशोधनात्मक रीत से सुश्रुत संहिता को लेकर किस तरह से उसको देखा जाए, किस तरह से हम कोरोना को आयुर्वेद की दृष्टि से हम देख सकते हैं, उसका निर्णय कर सकते हैं और उसके बाद उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। अभी ओमिक्रॉन का भी, अभी का जब भी वसंत ऋतु आएगी तो कफ का प्रकोप होगा। उसके कारण हमने पहले ही बताया था, उस समय हमको बीमारियां आ सकती है, ऐसा कोई भी आ सकता है वेरिएंट। हमने पहले प्रवचनों में भी बताया है कि ठंड की ऋतु में जहां जहां पर भी हुआ, तो वो 2 ऋतु में से एक ऋतु में ही हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें से एक वसंत ऋतु है, क्योंकि उस समय कफ का प्रकोप होता है। कफ का प्रकोप होने के कारण बहुत सारी बीमारियां उस समय होती है, कफ के कारण, कफ के विकृति के कारण बुखार भी आते हैं, श्लेष्मा। लेकिन उससे घबराना नहीं, उसकी पूरी की पूरी चिकित्सा की तैयारी कर देनी है और उसके बाद हमको धीरे धीरे उसके लक्षण के अनुसार चिकित्सा करनी है। तो जैसे आयुर्वेद ने पहली बार भी बहुत लोगों को बचाया था, लेकिन वो पहला अनुभव था, इसके लिए बहुत लोगों को पता नहीं था। इस बार ओमिक्रॉन है, उसके लगभग जो लक्षण है वो एक जिसको दंडक ज्वर कहते हैं, डेंगू, और जिसको वातश्लेष्मिक ज्वर या जो श्लेष्मिक ज्वर कहते हैं, उसकी तरह के उसके लक्षण देखे जाते हैं। किसी को डायरिया होता है, किसी को वीकनेस होती है, किसी को पैर में या उसके अलग अलग झूठ दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, एकदम वीकनेस आ जाती है। वो सारे लक्षण अभी पाए जाते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट में। बुखार एकदम चढ़ता है और एकदम उतरता है, या दिनों तक रहता है, ऐसा भी देखने को मिलता है।
लेकिन अभी इतने केसेस आए नहीं है। ये सब कुछ केवल ना केवल जो लोगों ने बताया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। हमारे पास तो अभी कोई आया नहीं है इस तरह का। लेकिन कोरोना में हमने वातश्लेष्मिक ज्वर से चिकित्सा की थी तो बहुत लोग ठीक हुए थे। आयुर्वेद में नाम क्या है वो जरूरी नहीं है, केवल दोष को देखना जरूरी है। इसमें भी कफ दोष प्रधान रहेगा, तो इसके लिए पिछली बार भी हमने बताया था तुलसी गिलोय बूंद का, इस बार भी हम कह रहे हैं तुलसी गिलोय बूंद का। तो तुलसी गिलोय बूंद लगभग सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी बराबर रहेगी। और उसको खास करके बच्चों को बचाना है। बच्चों को खास करके ये ऋतुओं में कफ प्रधान उम्र है उनकी, और कफ प्रधान व्याधियां उसको ज्यादा होती है। ये भी कफ प्रधान व्याधि है, कफ प्रधान काल में आती है। कफ प्रधान काल वसंत काल आएगा, उस समय ये व्याधि बढ़ सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी औषध योजना और अपथ्य से बचना ये मुख्य काम करना है। कैसे अपथ्य से बचेंगे वो भी हम बताएंगे। ठंडे बासी खुराक नहीं खाना है, खुले खुराक नहीं खाना है, उसको कहीं पर भी बाहर का आहार नहीं देना है 1-2 महीने तक। और जो कफ विनाशक वस्तुएं हैं, जैसे त्रिकटु है, जैसे कफ सिरप है, जैसे सुवर्ण प्राशन अमृत प्राशन है, जैसे च्यवनप्राश की जैसी कोई बड़ों के लिए भी औषधियां है, ऐसी औषधियों का हमको सेवन करना है। औषधीय अलग 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 प्रकार के पाक है, तो इस प्रकार की औषधियों का हम सेवन करेंगे तो अनेक रोगों से हम बच पाएंगे, बच जाएंगे। तो ये एक था। बात करते हैं कि ऐसे ऐसे रोगों के लिए चरक संहिता में एक अलग प्रकरण आया है जिसका नाम है जनपदोध्वंस। जनपदोध्वंस में बताया गया है कि कभी भी ऐसा कोई भी अननोन रोग आ जाए तो उसमें ये कहना है कि उसमें देश काल जल और वायु ये चारों चार तत्व दूषित हो जाते हैं। तो इसको शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में कुछ औषधि डालकर पीनी है। जो हम जल शुद्धि बूंद बनाते हैं उसमें बहुत सारी औषधियां हैं। तो एक तो जल शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए एक प्रक्रिया आयुर्वेद में ये बताई गई है कि उसको उबाल कर ठंडा किया हुआ जल को ही पीना है, या थोड़ा गर्म पानी है तो वो पीना है। आपको पता होगा जो भी भारत में भी जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्देश दिए गए थे कोरोना के समय पर, तो पानी को गर्म करके पीने के लिए बताया गया था। गरम गरम पानी पीने के लिए बताया गया था। डॉक्टर भी बहुत यही बात बताते थे। आयुर्वेद में ये सिद्धांत बहुत सालों पहले ये बताया है, जब ठीक ठीक पद्धति भी दुनिया के पास नहीं थी पानी गर्म करने की। उस समय ये सिद्धांत बताए गए कि पानी को गर्म करके पीना है, उबाल कर ठंडा किया हुआ। आगे जाकर एक चतुर्थांश मतलब जो 25% जलाना, 50% जलाना और 75% जलाना, ऐसे तीनों दोषों के लिए एक 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 एक, एक पानी बताया गया है। उसकी कभी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन आयुर्वेद में तो ये सालों पहले बताया था कि रोग पानी की विकृति की वजह से होगा। तो ये एक पानी की विकृति की वजह से एक होता है, तो पानी को शुद्ध करके, छान करके, उबाल करके पीना शुरू करें। दूसरा है हवा। हवा को शुद्ध करने के लिए नियमित धूप करें। आयुर्वेद में धूप कल्प है। काश्यप संहिता नामक ग्रंथ में धूपन कल्पक दिया है कि कैसे धूप रोज करने चाहिए। बच्चों के लिए कौन से धूप उपयोगी है, बड़ों के लिए रोज घर में करने के लिए कौन से उपयोगी है। तो रोग रक्षक धूप हम बनाते हैं। और भी प्रकार के धूप, गूगल का है, कंडे का है, ऐसे कोई भी प्रकार का धूप आप नियमित रूप से घर पे कर सकते हैं। आत्मवान धूमपो भवेत, ऐसा काश्यप संहिता में बताया गया है कि जिसको अनेक प्रकार के वायरस और ऐसे सूक्ष्म जंतुओं से रक्षा करनी है, उन लोगों को धूपन का सेवन करना चाहिए, धूप रोज लेना चाहिए उसको। तो ये धूप की बात भी बताई है। तो एक तो हवा की शुद्धि होती है वो धूप से होती है। दूसरा, अग्निहोत्र जैसे होम करने से भी वातावरण शुद्ध होता है। तो रोज अग्निहोत्र करने का अभ्यास करें। मंत्र नहीं आता है तो हम उसकी जल्दी ऑडियो और वीडियो बनाकर रखने वाले हैं। वेबसाइट पर भी हमारे मंत्र दिए गए हैं, उसको सीख लीजिए। अग्निहोत्र सामग्री भी आती है, उसको लेकर आसानी से अग्निहोत्र कर सकते हैं सुबह और शाम। तो उससे जो एक प्रकार की सुगंध आती है औषधीय धूप की, तो जो गुण औषधि के होते हैं वही यदि हमने उसका घन स्वरूप लिया, चूर्ण के स्वरूप में लिया या गोली के स्वरूप में लिया, तो हमने घन स्वरूप लिया, मतलब एक सॉलिड फॉर्म लिया उसका। उसके बाद उसका यदि क्वाथ कर दिया, आसावरिष्ट किया, सिरप किया, उसका लिक्विड फॉर्म लिया हमने,
उसका अर्क निकाला, उसका स्वरस निकाला। कौन सा फॉर्म लिया हमने? लिक्विड फॉर्म लिया। तो एक तो हमने घन स्वरूप लिया, एक लिक्विड फॉर्म लिया, और तीसरा लिया वो वायु स्वरूप लिया। उसमें उत्तरोत्तर ज्यादा इफेक्ट होगी तुरंत। जैसे सॉलिड फॉर्म लेंगे उससे ज्यादा आपको अर्क से या ऐसे लिक्विड से ज्यादा इफेक्ट होगी। लिक्विड या फिर एस्टेक जिसको कहते हैं, चूर्ण से ज्यादा वो एस्टेक पाउडर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड एक लेते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में हम जाते हैं तो थोड़ी जल्दी असर होती है, और लिक्विड से हम ज्यादा धूपन से यानी विविध प्रकार के धूप को ग्रहण करने से तुरंत इफेक्ट होती है। तो ये तीनों स्वरूप औषधि के बताए हैं। घन स्वरूप माने सॉलिड स्वरूप, लिक्विड स्वरूप, और गैस का स्वरूप माने वायु का स्वरूप। तो ये तीनों में से हमने वायु को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा है कि विविध औषधियों के धूप करने हैं। अग्निहोत्र रोज करना है और धूप करने हैं। तो ये आयुर्वेद में धूपन कल्प का भी बताया गया है, उसमें धूप करने का बताया गया है। जैसे जल की शुद्धि होती है उसी तरह से वायु की शुद्धि होती है। काल में हमको सद्वृत्त का पालन करके रहना, वो काल को एक प्रकार से व्यतीत करना होता है, तो वो काल उससे अच्छी तरह से व्यतीत होता है। और देश, तो देश को पहले ही बताया, जो देश को थोड़े दिन के लिए छोड़ना या देश की शुद्धि, विविध प्रकार के हम जब उपचार करते हैं तो वो देश की शुद्धि मानी गई है। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं देश में कोई ना कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो वो देश की शुद्धि इस तरह से है, या ऐसे देश को छोड़ने का भी विधान बताया गया है, या सद्वृत्त का पालन, सामाजिक रूप से उसको पालन करके देश की शुद्धि भी होती है। तो ये चार तत्व जब बिगड़ते हैं तो चार तत्वों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आयुर्वेद में बताई है। वो चारों चार हमको अभी करनी है। उसमें से जल और वायु के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तो हम बहुत सारे रोगों से, खास करके अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है उससे हम बच पाएंगे। बच्चों को खास करके अभी ठंड में ध्यान रखना है, उसको सर्दी खांसी बुखार आए तो उसकी चिकित्सा तुरंत करनी है, उसको विविध औषधियां घर पे रखनी है और उसको नियमित रूप से देनी है। तो बच्चे अनेक रोगों से बच जाएंगे। और खास करके हम चाहते हैं कि ऐसा कोई हमको तकलीफ ना पड़े, हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाए उतना, और इस प्रकार का हम आहार ले, इम्यूनिटी बढ़े ऐसा, और इम्यूनिटी घटे नहीं, ऐसे आहार की हम योजना करें, तो अवश्य ही ये ओमिक्रॉन नामक जो वेरिएंट है उससे हम बच जाएंगे। वो श्लेष्मिक ज्वर है, अर्थात कफ का प्रकोप वाला है, इसके लिए उसके बढ़ने की संभावना खास करके वसंत में है। वसंत ऋतु के जैसा वातावरण जैसे जैसे नजदीक आएगा, जनवरी फरवरी में, उस समय हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा केसेस आए। तो हमको उस समय क्या क्या करना है, उसके लिए खास विरुद्ध आहार विहार की योजना करनी है। वृक्ष वगैरह भोज थोड़ा, चने चने है, मुरमुरे है, ऐसा हल्के कुछ द्रव्यों का भोजन करना है, वो लेना है। अपचन अजीर्ण नहीं रहने देना है। यदि अपचन जैसा लगे तो उपवास करना है। उस समय उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना है। त्रिफलावटी या ऐसे ही कुछ कोष्ठ शुद्धि चूर्ण या ऐसे ही कोई चीज से पेट को साफ रखना है। तो हम ऐसे मतलब बुखारों से या ऐसे रोगों से हम बच पाएंगे। तो ये हमने आज बात की वो ज्वर की थी, क्योंकि अभी वसंत में हमने आयुर्वेद के वर्ग में भी देखा था कि वसंत में कफ का प्रकोप होता है, और कफ के प्रकोप के कारण ये अनेक प्रकार के हमको जो रोग है वो हो सकते हैं। तो ये हमने आज बात देखी है कि किस तरह से हम उसको बच पाएंगे। तो एक तो धूपन करे, अग्निहोत्र करे, सुबह तुलसी बूंद वाला पानी पिए, जल शुद्धि वाला पानी पिए, जल को उबाल कर पिए। दूसरा, भोजन में गरम गरम ही भोजन करे। सुबह का बासी ठंडा रात का रखा हुआ ऐसा भोजन न करे। वो भोजन तामस होता है और वो पेट के अनेक प्रकार के रोग करके अजीर्ण करता है, इम्यूनिटी को घटाता है। आगे जाकर अभी थोड़े दिन के लिए बेकरी आइटम कम कर दे या न खाए।
जो चीज भारी है वो न खाए, और खास करके जब भी आपको सर्दी खांसी बुखार आए तो उसकी आयुर्वेद के अनुसार खास पथ्य पालन और परिचर्या का पालन करे। बुखार आए तो क्या क्या नहीं खाना है वो ध्यान में रखे, क्या खाना है वो ध्यान में रखे। इस तरह से बुखार को हमको बुखार आए तो घबराना डरना नहीं है, लेकिन उस समय हम आहार विहार में क्या ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी के पास एक मुख्य वस्तु नहीं है, वो ये है कि बुखार आए तब क्या नहीं खाना है। आयुर्वेद ने इसके ऊपर बहुत विचार किया है ऋषि मुनियों ने, कि बुखार आता है तो शरीर में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है, और यदि हम उसमें ध्यान नहीं रखते हैं तो वही बुखार अनेक रोगों में परावर्तित हो जाता है, और हमको लगता है कि ऐसे ही बीमारी हो गई, लेकिन कभी कभी हमारी गलतियां उसमें जिम्मेदार होती है, जो गलती का हमको पता भी नहीं होता है। जैसे मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। बुखार आए और आपने कोकोनट खा लिया, डॉक्टर तो मना करेंगे नहीं, कोई डॉक्टर आज तक मैंने नहीं देखा है, एमडी या फिर मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, एमबीबीएस एमडी एमएस, बहुत सारे लोग एलोपैथी की स्ट्रीम से भी आते हैं, लाइन से भी आते हैं, मिलने भी आते हैं, मित्र भी है, कोई चिकित्सा के लिए परामर्श हेतु चर्चा करने हेतु भी आते हैं, आयुर्वेद जानने के लिए भी आते हैं, शिविरों में भी आते हैं। तो कोई मैंने एक डॉक्टर नहीं देखे ऐसे कि जो बुखार में कोकोनट नहीं खाना है ऐसा बताए, लेकिन आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि बुखार में यदि कोकोनट खाया आपने तो वो जॉइंडिस हो सकता है, लीवर के ऊपर उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कोकोनट में बहुत गुण है, लेकिन बुखार के वक्त कोकोनट को नहीं खाना है। बुखार के वक्त क्या क्या खाना है और क्या, जैसे दूध में बहुत गुण है गाय के दूध में, लेकिन बुखार आया तो गाय का दूध नहीं पीना है। लेकिन डॉक्टर जनरल दूध पीने का कहते हैं, नहीं कहते, लेकिन बुखार आए तो दूध पीने का कहते हैं कि शक्ति रहे इसके लिए आप थोड़ा दूध पी लेना। लेकिन आयुर्वेद में स्पष्ट बताया है, जिन्होंने गाय के दूध को रसायन बताया, अमृत बताया, वो वही व्यक्ति गाय के दूध ने इतनी प्रशंसा की, उन्होंने ही बताया कि नहीं, बुखार में दूध को नहीं पीना है। तो ये एक तटस्थ माध्यस्थ भाव से विवेचन किया गया है। वो कोई भी चीज अच्छी है तो हर हाल में अच्छी है ऐसा नहीं हो सकता है, कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी हमको छोड़नी भी पड़ती है, हमारे लिए कम से कम वो समय के लिए तो अच्छा नहीं है। इसके लिए उसको खास ध्यान रखना है कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की पद्धति से ही जानना है। तो एलोपैथी में बुखार के लिए जो कोई पथ्य नहीं देते हैं, और इसके कारण ही बुखार से दूसरे रोग होते हैं, क्योंकि बुखार को यदि आपने समझ लिया और बुखार को यदि मिटा दिया तो बहुत कम रोग होंगे ऐसे कि जो बाद में आते। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है, बुखार में कभी भी दूध नहीं देना है, मैदे की आइटम नहीं देनी है, भारी वस्तु नहीं देनी है, औषधि भी उसको धीरे धीरे देनी है। तो एकदम बुखार को उतार देंगे तो भी बहुत तकलीफें होगी आगे जाकर। इसके लिए बुखार की स्टेप बाय स्टेप उसको क्रमशः चिकित्सा करनी है। तो बुखार आ जाए तो घबराना नहीं है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे पचासों प्रकार की दवाई नहीं लेनी है। उसको धीरे धीरे हमको जो बुखार की चिकित्सा बताई गई है उस प्रकार की बुखार में स्नान नहीं करना है खास करके। तो अब डॉक्टर वो नहीं बताते हैं कि बुखार में स्नान नहीं करना है, बुखार में मसाज नहीं करना है, बुखार में तापना नहीं है, बुखार में घूमना नहीं है। तो ये सारी चीजें बुखार में ध्यान रखनी है कि बुखार कम से कम आए तो इसके लिए हम इतना इतना ध्यान रखेंगे। खाने के लिए भी बहुत बताया है उसमें। तो ये अभी वसंत ऋतु में बुखार आएगा, वसंत ऋतु जैसे जैसे आएगी बहुत लोगों को बुखार आएगा, तो वो ध्यान रखे, पहले ही उपवास करे, उपवास के दौरान ठंडा पानी भूलकर भी नहीं पीना है। अभी जो आयुर्वेद कभी कभी ठंडे पानी का भी गुण बताता है, ठंडे पानी से बहुत सारी चिकित्सा करता है, वो आयुर्वेद ने बताया है कि बुखार में ठंडा पानी नहीं पीना है, नहीं तो मंद जठराग्नि हो जाएगी, पानी भारी हो जाएगा, और उसके कारण आपको बुखार से मलेरिया आने की संभावना रहेगी, उसके कारण और प्रकार के बुखार आएंगे। तो वो खास ध्यान रखना है। जब भी बुखार आए तो उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, वो भी कम से कम थोड़े से थोड़ा उसको पीना है। तो ये एक आयुर्वेद की दृष्टि से बुखार को यदि देखा जाए
तो हम बुखार की आसानी से चिकित्सा कर सकते हैं। बहुत सारे चिकित्सक मित्र है, वो भी अच्छी तरह से यह आयुर्वेद की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको जानकर अच्छी तरह से वो चिकित्सा कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद का एक सूत्र बताया है कि ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, ज्वर के आदि में ही लंघन करे तो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और धीरे धीरे पसीना निकलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पक्वमल होकर बाहर निकलेगा और उसके बाद बुखार उतर जाएगा। इसके लिए ज्वरादो उल्लंघनम प्रोक्तम मध्य ज्वरे तु पाचनम ज्वरांते भेषजम दद्यात्, अर्थात ज्वर के अंत में भेषज अर्थात औषध देने हैं और मुक्त ज्वरे विरेचनम, बुखार चला गया उसके बाद अवश्य ही विरेचन ले लेना है, त्रिफला से, कोष्ठ शुद्धि से, कोई भी प्रकार के चूर्ण से, नहीं तो वापस बुखार आ सकता है। इसके लिए वो एक कोई नहीं बताता है कि जब भी बुखार पूरा हो जाए एक बार कोई भी चूर्ण का, एक बार किसी भी औषधि को लेकर हमको विरेचन अवश्य कर लेना है, ताकि जो जो बचा है टॉक्सिन्स वो मल मार्ग के द्वारा निकल जाए। इसके लिए ज्वर मुक्त ज्वरे विरेचनम, ज्वर मुक्त हो जाने के बाद विरेचन देना है, ज्वर के समय पर किसी भी प्रकार का विरेचन नहीं लेना है। जब बुखार हो तब हमको किसी भी प्रकार के चूर्ण से पेट को साफ नहीं करना है। तो ये सारी चीजें थी ओमिक्रॉन और ये जो कोरोना के पर, लेकिन हम केवल उसको ध्यान में रखेंगे आयुर्वेद का वातश्लेष्मिक या श्लेष्मिक ज्वर। एक आयुर्वेद का ज्वर समझ लिया तो उसके सारे लक्षण को हम, किसी भी प्रकार का लक्षण आए तो हम उसकी चिकित्सा को करेंगे, चिकित्सा समझ सकते हैं। और आयुर्वेद में मंत्रों से भी बहुत सारी बातें बताई है, धूप से बताई है, यज्ञ से बताई है, आहार से बताई है, विहार से बताई है। ऐसे अनेक उपाय करके हम एक तो अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रख सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं, और यदि किसी को बुखार आ जाए तो आयुर्वेद की ये ट्रीटमेंट से उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो अभी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी ये जी। अभी ये संस्कृत आर्य गुरुकुलम का कौन सा दवा घर में रखे ताकि ये जो बच्चों के लिए कौन सा दवा रखना है और बड़ों के लिए इफनी मेगा कोल्ड जी ये इम्यूनर ये जी सब जी, सर। ये मैं बता देता हूँ अभी। उसमें खास करके जो संस्कृत आर्य गुरुकुलम का इम्यूनर्क है वो वातश्लेष्मिक और श्लेष्मिक दोनों बुखार में चलेगा। मतलब अभी जो नया वेरिएंट आएगा उसके लिए इम्यूनर्क, तुलसी गिलोय बूंद, मेगा कोल्ड कैप्सूल, मंत्र औषधि कफ सिरप, और बस इतनी दवाई कम से कम रखे। फिर लक्षण के अनुसार और दवाई आप रख सकते हैं। लेकिन बालकों के लिए बाल रक्षा कफ सिरप और बाल रक्षा ज्वरहर, एक ज्वरहर आता है जो बुखार में बहुत ही काम का है, वो रख सकते हैं। ज्वरहर का सिरप आता है वो सिरप रख सकते हैं। तो इतनी दवाई घर पर रखेंगे काफी है। और खास करके आहार विहार में बस ध्यान रखेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। औषधों में इतना, बाकी जो ठंड की ऋतु में जो सेवनीय पदार्थ होते हैं खास करके च्यवनप्राश का सेवन करना है अभी, ताकि शक्ति उसमें रह सके। तो प्रतिदिन च्यवनप्राश का या इम्यून प्राशन का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं आप जी। आचार्य जी, महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी और पंचभद्र सिरप ये तीन जो हैं वो बहुत आ, इंपॉर्टेंट चीज है वो। जी वो पिछली बार भी था, इस बार भी है। गिलोय घनवटी खास करके अभी ज्यादा उपयोगी होगी। तो अभी के बुखार में आप गिलोय का सेवन, क्योंकि वो पित्त भी शमन करेगा, कफ में भी अच्छा रहेगा। गिलोय घनवटी उत्तम दवाई रहेगी इस समय की। और गिलोय घनवटी, महासुदर्शन तो ठीक है बाद में लेंगे तो, बाकी गिलोय घनवटी, इफनी, मेगा कोल्ड इतना लेंगे तो वो चलेगा काम। बाकी क्या कह रहे हैं आप? बच्चों के लिए पंचभद्र सिरप। पंचभद्र सिरप बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम है। तो बच्चों को डायरिया हो गया, सर्दी खांसी बुखार आ गया, तो 6 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए ये सारे सिरप दे सकते हैं। 6 महीने पहले बाल रक्षा अमृत, सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन दे सकते हैं। तो 3 महीने बच्चे के लिए तो ये तीनों दवाई बहुत काफी है। 4-5 महीने के बालक के लिए आप कोई भी प्रकार का सिरप दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद तो आपको सिरप से ही चालू करना है, सिरप ही देना है जी। धन्यवाद। हम्म, निर्मला जी। हम्म। जी बताइए। कौशिक जी। हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। हेलो बताइए सर। हेलो नमस्ते। हाँ
जी जी बताइए। आचार्य जी, जैसे ये मेगा कोल्ड है बुखार में, ये कैसे कितनी कैसे दें, किस टाइम दें, जैसे क्या क्या? कितनी दें जो मेगा कोल्ड है? हाँ, वो सुबह यदि बुखार बहुत है तो 3 बार, कम है तो 2 बार दे। सुबह, दोपहर और शाम को एक 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 कैप्सूल दे। और जो गिलोय घनवटी है, जैसे हम अभी बीमार नहीं है, वो कैसे लें? वो खाना सुबह 2 गोली और शाम को 2 गोली ले सकते। खाने के बाद? खाने के बाद भी ले सकते, पहले भी ले सकते। ठीक है जी, जी धन्यवाद। जी प्रणाम गुरु जी। मुझे मेंसेस के बारे में कुछ आवाज इतना ज्यादा होता है और 1 महीने में बार होता है क्लॉट। आवाज नहीं आ रही है मैडम, क्या कह रहे? हेलो राजेश्वर जी। निर्मला जी, आपका जी सिग्नल ठीक नहीं है। आप हेलो। फॉर्म भर दीजिए, आचार्य जी को डेली 3 to 4 जी जो मैं तो लिख कर भेजिए आप, लिख कर मतलब यहाँ पर लिखिए क्या कह रहे हैं। हाँ बताइए और क्या है? गुरुजी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि औषध जो हम लेते हैं, तो ऐसा है आयुर्वेद में कि औषध लेने के बाद उसका पाचन होने के लिए 3 घंटे तक वेट करना चाहिए, चाहे खाना खाने के बाद या खाली पेट, तो वो अच्छे से काम करती है। और दूसरा जो ओट्स हम आजकल खाते हैं, तो आयुर्वेद में क्या ऐसा वर्णन है ओट्स खाना चाहिए कि नहीं? ये 2 प्रश्न है। मैं दूसरा नहीं समझा, ओट्स क्या कहते हैं आप? ओट्स, आजकल जो ओट्स मार्केट में चलता है ना, ओट्स जो हम खाते हैं, नहीं, ओट्स। ओट्स मतलब क्या कहते हैं आप? ओट्स ओट्स जैसे कि जो सुबह दूध में पका के या बच्चों को देते हैं आजकल, ओट्स जिसको बोलते हैं कैलोट। नया चीज है आचार्य जी, वो जैसे सोयाबीन प्रमोट के वैसे ओके ओट्स ओके प्रमोट कर रहे हैं, तो जी जी। वो अब नया देखिए, चीज है वो विदेशी। आयुर्वेद में कुछ चीजें दूध में पकाकर देने का विधान है। जैसे अर्जुन है, उसको क्षीर पाक कहते हैं, लेकिन वो सब वस्तु का क्षीर पाक नहीं करना है। जो जो आयुर्वेद में दूध के साथ जमे ऐसी औषधि बताई है, उसी को दूध के साथ लेना है। लेकिन आजकल तो मुझे ये पता नहीं है, लेकिन ऐसे नए नए वस्तु आती रहती है। वो टेस्ट अच्छा लग गया किसी को तो ये प्रमोट कर देते हैं कि कोई धान्य का बताता है, कुछ धान्य का पाउडर दूध पे डालकर पीना है क्योंकि अच्छा लगता है वो। फिर कोई कहता है कि कुछ डालकर पीना है, कोई कहता है कुछ। तो वो क्या करेगा अंदर जाकर, या दूध के साथ कितना मतलब उसका कॉम्बिनेशन सही है, वो तो उसके गुण देखकर पता चलेगा। लेकिन लेकिन खास करके आयुर्वेद में मतलब कोई एक चीज हम नहीं बता सकते हैं कि ये सही है या गलत। वो कौन सी वस्तु है, अभी देखिए ये कौन से उसमें द्रव्य आते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है, और वो द्रव्य के गुण क्या है। और दूध के जैसे तुलसी हो गई, तो तुलसी ऐसे बहुत अच्छी है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तुलसी ऐसे बहुत ही उपकारी है। कफ के रोग, पित्त के रोग, मतलब कफ के और वात के रोगों के लिए उत्तम है अभी की सीजन के लिए। लेकिन वो दूध के साथ नहीं लेनी, दूध के साथ वो उसका विरोध है। तो तुलसी इतनी गुण वाली होते हुए भी दूध के साथ लेने का मना किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसी ठीक नहीं है, तुलसी भी बहुत अच्छी है और दूध भी अच्छा है। लेकिन दूध, वो दोनों को साथ नहीं लेना है। तो ऐसे जो आपने बताया, ऐसे कंसेप्ट में बहुत सारे द्रव्यों को जब एकत्रित किया जाता है या दूध में जब पकाकर लिया जाता है, तो हो सकता है कभी आयुर्वेद की दृष्टि से उसके गुण, कर्म और इसको लेकर विरोध भी होता हो। तो ये अननोन जो वस्तुएं हैं वो नहीं करनी है। नए कंसेप्ट में आयुर्वेद में बताया है, वो मतलब बताया है कि किस औषधियों का क्षीरपाक करके लेना है, कौन सी औषधि पानी के साथ लेनी है, कौन सी हनी के साथ लेनी है, दूध के साथ ले भी सकते हैं, बहुत सारी औषधियां नहीं भी ले सकते। तो ये हम द्रव्य कौन से आते हैं उसके जाने बिना उसमें मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मॉडर्न लोगों ने निकाला है तो वो गलत ही होगा, ऐसा भी नहीं है।
हम उसके द्रव्य को कौन से द्रव्य उसमें आते हैं और वो द्रव्य दूध के साथ कैसे मिक्स किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, वो देखकर हमको निर्णय करना होता है, उसके गुण को देखकर कि वो ले सकते हैं कि नहीं। कोई कोई वस्तु ऐसी होती है कि तुरंत इफेक्ट करती है, लेकिन लंबे समय तक उसका सेवन किया जाए तो बहुत हानिकर होती है। तो ये आयुर्वेद के ऋषि मुनि जानते हैं कि ये वस्तु लेने से उसको तात्कालिक तो फायदा हो जाएगा, लेकिन लंबे समय पर जब हम सोचते हैं तो उस समय के लिए नुकसान होगा। ऐसे एक दो उदाहरण हमारे सामने है। जैसे भूकंद होता है, जिसको हम आजकल की भाषा में मशरूम की जाति का एक पौधा होता है, वो भूकंदो त्रिदोष कराहा, ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है। तो भूकंद अर्थात ये जो फूग है, मतलब एक प्रकार का जो उस प्रकार का पेनिस वो है, मतलब जो मशरूम जैसी एक जाति का, उसको उसका एक जगह पर वर्णन आया है कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड रोग में काम आएगा, मतलब जैसे कोई कोई विशेष प्रकार के बुखार में, लेकिन तो भी उसका उपयोग नहीं किया। अब उसी में से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन निकाली, आपको पता है, चिकित्सा जगत का उसको नोबेल मिला। उसने पेनिसिलिन की शोध की और उसको दिया गया और बहुत ही उसके अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो मतलब चमत्कार कर दिया, मतलब तो पहले तो उसने बहुत सारे रिजल्ट दिए पेनिसिलिन में, लेकिन थोड़े ही वर्षों में गर्भावस्था में उसको लेने से बालक की कुछ अंग विकृत आना, अंग की विकृति होना, कुछ तकलीफें होना, तो ये सारा कुछ उसके बाद आता गया। तो आपको पता है आज पेनिसिलिन के इंजेक्शंस देते हैं तो बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, और मेरे मित्र जो बहुत सारे डॉक्टर्स है वो पेनिसिलिन के बारे में बताए कि अभी बहुत ही उसको कम मात्रा में दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि पहले कोई भी वस्तु बहुत इफेक्ट करती हो, लेकिन बाद में कोई भी नई मेडिसिन है ये बाद में नुकसान भी कर सकती है, वो देखा नहीं होता है। तो वो पहले जानना है कि भाई ये अभी तो ये फायदा करती है, जो नवी मेडिसिन आती है, नया कंसेप्ट आता है, लेकिन भविष्य में क्या करेगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है और उसके गुण हमको पता नहीं होते हैं। तो वो भी उसको ध्यान में रखकर, आयुर्वेद जैसा साइंस अब जब हमारे पास है तो वो हर एक चीज को जांच करने का और हर एक चीज के द्रव्य गुण का विचार करने का एक पक्ष रखता है, और इतना स्ट्रॉन्ग उसके पास लैब है। अब ऐसी कोई लैब नहीं है, लेकिन उसको देखने की एक दृष्टि है कि वो लैब से भी बहुत अच्छा काम करती है कि ये द्रव्य ऐसा है तो इसके गुण ऐसे हैं, तो वो इस प्रकार से लिया जाना चाहिए, उसका एक प्रॉपर साइंस उन्होंने दिया है। जी, तो इसके विषय पर तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें द्रव्य कौन से आते हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो हम उसको गुण को देखकर हम बता सकते हैं। जी नेक्स्ट पद्मा जी। हाँ, हेलो। हाँ प्रणाम आचार्य जी। जी मेरा प्रश्न ये था कि वजन घटाने के लिए क्या दवाइयाँ आप सजेस्ट करेंगे जी आयुर्वेद के, और किस तरह से उसका सेवन करना चाहिए? और जी मेरा एक ये भी प्रश्न है कि मतलब ये आयुर्वेद के तरीके से खाना बनाना का भी आप एक सेशन मतलब बताइए, ताकि मतलब केवल दवाई से नहीं, मतलब जो हम लोग के घर में है वो उसी जी से जी जी मतलब ठीक बनाए तो बीमारी नहीं हो। हाँ, ये मैं पहले ही ऐसा बताता था, और मेरा तो मुख्य विषय वही है। ये तो क्या हुआ कि कोरोना से बाद में हम शिफ्ट हो गए यहाँ पर, कि टर्न हो गए, ऐसा बता सकते हैं कि रोग इतने हो गए कि उसको मिटाना जरूरी, तो औषधि बताना जरूरी। तो इसके लिए बाकी मुख्य आहार है ही, तो आहार को भी हम सेशन लेंगे, किस तरह से आहार का लेना, केवल पकाना नहीं, आहार से लेकर उसको लेने तक से लेकर उसको पकाने से लेकर पूरी विधि है, तो वो विधि को हम बताएंगे, ताकि आहार के ऊपर हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औषध जरूरी नहीं है, आहार भी जरूरी है, औषध भी जरूरी है, तो दोनों के विषय पर हमको ज्ञान रखना पड़ेगा, दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी अच्छा, वेट वेट रिडक्शन के लिए पूछ रहे थे। अभी देखिए वेट में क्या आपने पूछा,
तो वेट के लिए आयुर्वेद में स्थूल्य की चिकित्सा बताई है, यानी कि जो व्यक्ति का मेद धातु बड़ा हो, वेट ज्यादा हो, वो क्या करे। तो उसके लिए स्थूला नाम कर्षणम प्रति, स्थूल व्यक्ति है उसको कर्षण करना है, अर्थात वेट को घटाना है। तो इसके लिए कुछ औषध उपचार और कुछ आहार और कुछ विहार में परिवर्तन करना है। जैसे मैं थोड़े उदाहरण देता हूँ। जैसे स्थूल व्यक्ति है उसको दिन में सोना नहीं, नींद कम लेनी है, चिंता करने हैं तो थोड़ी चिंता करनी है उसको, तो ये एक विहार में हो गया। फिर श्रम का काम करना है, लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं तो शरीर बढ़ने ही वाला है, तो श्रम करना है, सुबह शाम अवश्य ही श्रम करना है, दौड़ने से लेकर कुछ ना कुछ परिश्रम करना है, कार्य करना है, ऐसे कुछ श्रम का काम करना है सुबह शाम। बहनें हैं उसको भी एक हम कहते हैं कि यदि आपके घर पे कोई काम करने आते हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, तो उनको थोड़े दिन आप अपने सैलरी देते हैं, वो सैलरी चालू रखे, उसको कहे कि आप छुट्टी पर जा सकते हैं और खुद अपना काम करने लगे, पूरा का पूरा काम साफ सफाई का वो। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो उतरेगी। क्या होगा, हमने काम छोड़ दिया धीरे धीरे और बाद में शरीर बढ़ता गया, शरीर बढ़ता गया तो हमने जिम ज्वाइन कर दिया। जिम का जो एक्सरसाइज है वो शरीर शास्त्र के, आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार बहुत सारी विपरीत भी पड़ती है। बलार्ध व्यायाम नहीं हो सकता है, बलार्ध से ज्यादा होता है तो भी तकलीफ होती है। इसके लिए जो कार्य है वो करते करते, श्रम करते करते या हल्का श्रम करके आप कर सकते हैं। भोजन में आलू को छोड़ दे, भारी पदार्थों को छोड़ दे, बासी को छोड़ दे, थोड़ा और कम खाए, मतलब कम खाए और गरम खाए, मतलब जब बनता हो तब ताजे ताजा खाए, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। औषधों में हम लोग दो प्रकार की देते हैं, एक तो मेदोहर रसायनम करके है, तो ये एक देते हैं, एक बहुत ही अच्छा उसका परिणाम आया है। और दूसरा गार्जिनिया कंपोजिया कैप्सूल है, जिसको वेट लॉस कैप्सूल हम कहते हैं। उसमें गार्जिनिया कंपोजिया करके एक जो वनस्पति, एक प्रकार का कोकम आता है और उसकी एक कैप्सूल बनती है, तो वो कैप्सूल हम देते हैं। उससे बहुत ही वेट बिना कोई साइड इफेक्ट से उससे कम होता है। ये बात याद रखें, आप तुरंत घटाने के चक्कर में नए नए प्रयोग न करें। बहुत सारे पाउडर्स आते हैं आज, स्टीरॉइड्स वाले भी आते हैं और ऐसी ऐसी घातक फ्लेवर्स वाले भी आते हैं, तो वो दावा करते हैं कि हम 4 महीने में, 5 महीने में इतना घटाएंगे, इतना। आप याद रखें, शरीर अतिशय विलक्षण यंत्र है, इसमें कुछ भी हो गया तो वो रिपेयर करना बहुत कठिन होता है। मल्टीनेशनल कंपनी का विषय ये आरोग्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शरीर नहीं है, तो वो तो एक धंधे के लिए ऐसे सब कुछ प्रयोग कराते हैं, करते हैं। बहुत लोगों के मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट जिन्होंने ऐसे पाउडर लिए होते हैं, 2-2 चम्मच लेना होता है, फिर पूरे दिन उसके लिए एक पानी में डालकर पानी पीना, बिना पिए पानी पीना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े डब्बे में पाउडर। अब वो क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। अब वो क्या है वो नहीं लिखते हैं। जैसे औषधियों में एक क्रम है कि उसको लिखा जाता है कि इसमें अश्वगंधा है, फिर अश्वगंधा में विटामिन डी, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, शतावरी है, तो हमको उसके द्रव्य गुण पता चलेंगे। लेकिन जब भी आप ऐसे पाउडर में देखेंगे तो उसके जब आप पढ़ेंगे कंटेंट या इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें आपको लिखा होगा विटामिन डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओ तो वो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें द्रव्य क्या है। तो वो थोड़े हमको मतलब हम ये सजेस्ट करते हैं ऐसे कोई पाउडर आप न ले, आयुर्वेद की निर्दोष औषधियां ले। तो ये दो हम बनाते हैं। बाकी बाहर की दवाई भी बहुत आती है, आयुर्वेद की शास्त्रीय दवाई, उसमें खास आपको याद रखना है कि पेट को साफ रखना है और श्रम ज्यादा आपको बढ़ाना है, तो वजन अवश्य ही घटता है। तो एक मुझे प्रयोग याद आता है, चक्रदत्त नाम के ग्रंथ में, चरक संहिता के व्याख्याकार है चक्रदत्त, तो वो चक्रदत्त नामक ग्रंथ में, चक्रपाणी ने ग्रंथ लिखा है 11वीं सदी में, चक्रदत्त, उसमें एक प्रयोग बताया है। उसमें खाली पेट पानी के साथ हनी को लेने के लिए बताया है, लेकिन आप याद रखें गर्म पानी न ले,
थोड़ा गुनगुना चलेगा, लेकिन गर्म पानी बिल्कुल ना ले, क्योंकि मधु के साथ गर्म पानी विरुद्ध होता है। मधु के साथ कोई भी गर्म वस्तुएं संस्कार विरोध में आती है। इसके लिए ये प्रयोग ऐसा बताया है कि ये प्रयोग से वजन घट जाएगा, और हमको पता है नेचुरोपैथी में भी ये प्रयोग करवाते हैं और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। केवल उतना फर्क है कि वो गर्म पानी में करवाते हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से गर्म पानी उसके विरोध में है। इसके लिए ठंडे पानी या गुनगुने पानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा मधु डालकर, और वो पानी पीने के लिए बताया गया है। जी आगे। पुरानी सर्दी के लिए कोई पूछ रहा है, पुरानी सर्दी के लिए कितनी भी पुरानी सर्दी हो, उसके लिए सबसे प्रथम तो कर्म करना है नस्य का। उसके बाद विहार में ठंडा बासी ऐसा वस्तुएं छोड़ देनी है, कफकर वस्तुएं, और सीधा वायु का सेवन नहीं करना है, पवन आता हो। और खास करके उसके लिए 2-3 दवाई में हम हमेशा के लिए देते हैं, उसमें मेगा कोल्ड का हमारी जो आती है उसका सेवन कर सकते हैं, कप सिरप का सेवन कर सकते हैं, और खास करके जो लोग ऐसे बहुत सालों से पीड़ित थे, उसके लिए एक औषधि आती है, हम नहीं बनाते हैं उसको, लेकिन मृगशृंग भस्म दूसरी फार्मेसी बनाती है। तो मृगशृंग भस्म उसको भी सुबह शाम हनी के साथ थोड़ी चाटने से बहुत ही लाभ मिलता है। जी, तो वो पुरानी सर्दी के लिए आप ये करेंगे, मेगा कोल्ड को सुबह शाम हनी के साथ लेंगे, कप सिरप एक समय लेंगे, मंत्र औषधि कप सिरप को, नस्य पंचगव्य नस्य सोते समय डालने की आदत रखेंगे, और कफ करे ऐसे पदार्थ को छोड़ देंगे, बासी पदार्थ को छोड़ देंगे, खास करके पेट को साफ रखेंगे, त्रिफला चूर्ण या कोष्ठ शुद्धि रखकर, क्योंकि यदि पेट साफ नहीं होगा तो पुरानी सर्दी मिट नहीं सकती है। माथे पर ठंडा पानी डालना बंद कर देंगे, गुनगुने पानी से ही स्नान करेंगे, ठंडे पानी से स्नान करना छोड़ देंगे, पैर ठंडे न रहे उसका ध्यान रखेंगे। तो इतना कफ के लिए पुरानी सर्दी के लिए आप कर सकते हैं। जी शिंदे जी। हाँ हाँ, मेरा बेटा जो है वो ऑटिज्म है, और ऑटिज्म के लिए कोई औषधि है क्या, इसीलिए मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ। वो बात नहीं करता, हाइपर एक्टिव भी है। जी जी, अभी ऑटिज्म के लिए बहुत सारे ऊपर प्रयोग किए थे हमने। तो ऑटिज्म के लिए एक तो आप नस्य कराना शुरू करिए, नस्य कर्म बहुत ही उसमें लाभदायी होता है। ऐसे तो बालकों के लिए शिरोअभ्यंग अर्थात माथे पर मालिश करना रोज, वो भी अच्छा है, लेकिन आप नस्य उसको बाल नस्य एक आता है, उससे अवश्य ही नस्य करें। सुवर्ण प्राशन नहीं देते हैं तो दीजिए, ऑटिज्म में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अंशु दीदी ने, हमारी दीदी साथ में काम करती है, उन्होंने पुणे में 2-3 बच्चे को ऐसे इसको दिया था स्वर्ण प्राशन ऑटिज्म में, उसके बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। शाम को अमृत प्राशन दे, बाल रक्षामृत दे, 2-3 दवाई खास उसमें दे। एक तो जो हम यहाँ से नहीं बनाते लेकिन बाहर से ले सकते, या अलग केस में हमारे चिकित्सालय से कर सकते, वचा का चूर्ण हनी के साथ थोड़ा दे तो उससे बहुत ही अच्छा ऑटिज्म में परिणाम मिला है हमको। वचा का चूर्ण तुलसी की माला पहनने को दे, उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। बच्चे को मानसिक रूप से प्रसन्न हो इस तरह के वातावरण में रखे, वो भी बहुत जरूरी होता है, वो प्रसन्न रहे इस तरह के वातावरण में उसको रखे। पानी में उसको कृमि न हो इस तरह का ध्यान रखे, खास करके कृमि भी होता है तो भी एक कारण बनता है, मतलब कोई वंश होता है उसको तो भी, तो वंश के लिए यदि है तो उसका भी आप कुछ ना कुछ उपचार करें। तो ऑटिज्म के लिए एक नस्य चालू करें, वचा का चूर्ण उसके साथ मधु के साथ शुरू करें। अष्टमंगल घृत आता है, हम नहीं बनाते हैं लेकिन कभी कभी बन जाता है चिकित्सा के हेतु, तो अष्टमंगल घृत का भी उसमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिला है। जी गुरु जी, मेरा सवाल क्या है कि फीवर के रिलेटेड है। जैसे मुझे 2 महीने पहले डेंगू हुआ था, तो उसमें क्या था कि मुझे फीवर लग नहीं रहा था, मुझे कोई भी कमजोरी नहीं थी, थोड़ा सिर दर्द रहता था, थोड़ी आंखें भर रहती थी, तो हमें क्या लगता है कि थोड़ा मतलब थकान है, लेकिन फीवर मैंने मेजर नहीं किया था, लेकिन जो फीवर की वीकनेस होती है ना वो नहीं थी, और मुझे भूख भी लग रही थी, और मैं थोड़ा थोड़ा खा भी रहा था। तो अभी क्या होता है कि तो फिर 4 दिन बाद मैंने जो टेस्ट कराया ना, फिर थोड़ी वीकनेस थोड़ी थोड़ी लगने लगी,
तो फिर मेरे प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो गए। तो अभी क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि फीवर हमें कब आ गया। फिर और एक दूसरा सवाल ये है कि फीवर इतने टाइप्स के नहीं नहीं, उसमें प्रश्न क्या है आपका, वो बताइए ना। वो ठीक है, आपको प्रश्न मेरा एक एक पहला प्रश्न तो ये है कि हमें फीवर आ गया ये एग्जैक्टली पता कब चलता है, क्योंकि मुझे पर्सनली तो पता नहीं चला था, क्योंकि मुझे इतनी वीकनेस भी नहीं थी जो हम ऐसा कंसीडर करें कि फीवर है। मैं घूम फिर सकता था, सब कर सकता था, मतलब ऐसी कोई वीकनेस थी ही नहीं नहीं, मुझे। अब देखिए उसमें ऐसे तो बुखार के अनेक पूर्व रूप दिए गए हैं। उसमें आपको कभी भी कंफर्ट न लगे शरीर में। एक तो है कि शरीर में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ अच्छा न लगना, भूख न लगना, या फिर नींद न लगना, शरीर का टूटना, थकान महसूस होना, या कंटाला आना, या अच्छी तरह से कुछ खाया हुआ जीर्ण न होना, ये सारे पूर्व रूप है। इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो वो तो मतलब आपको मतलब अंदाज ही लगाना पड़ेगा कि भाई ये बुखार या ऐसा ही कोई रोग मुझे हुआ है। तो तुरंत क्या करे, उपवास करे। मतलब पहले का जीर्ण नहीं हुआ है तो उपवास शुरू कर दे, अर्थात कोई चीजें खाने का बंद करे और गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी पीने का शुरू करे। तो 1-2 दिन में वो जीर्णता आएगी, तो बुखार आएगा भी तो भी जल्दी मिट जाएगा। हम क्या करते हैं कि ऐसा लगने पर भी हम शुरू रखते हैं अपना खान पान वगैरह, तो वो बुखार बढ़ जाता है। अजीर्ण पर भोजन करते हैं तो उसके कारण भी बुखार लंबा टिकता है। तो ऐसा कोई भी लक्षण हो तो तुरंत ही अपना रूटीन काम बंद करके आराम करें। और कुछ आयुर्वेद की औषधियां जो बताई है, गिलोय घनवटी है, या फिर इम्यूनर्क है, या तुलसी गिलोय बूंद पानी के साथ है, इस तरह की कोई औषधियां सेवन करना का शुरू कर दे। और यदि बहुत भूख लगती है तो ही भोजन करे। बाकी पूर्व का जो है उसको जीर्ण होने दे, पचने दे, उसी के बाद भोजन करे। जी। नमस्ते आचार्य जी। हम्म। जी, मुझे पूछना था, हमारे पड़ोसी है जो उनको कभी पीरियड्स आता ही नहीं है। कभी एलोपैथी दवाई 6 महीने 8 महीने में एक बार लेते हैं, तब पीरियड्स आते हैं और फिर उसके बाद उनको आता ही नहीं है। तो इसमें क्या हम अपना संस्कृत आर्य गुरुकुलम का वो मिस्टर ग्रीन के साथ वो और कुछ दवाई देना है या फिर उससे ही हो जाए? 2-3 बातें समझ ले। उसके पीरियड्स न आने के कोई कारण होते हैं। तो वो पहले तो क्या कारण है उसके लिए उन्होंने कोई यदि की हो कहीं पर भी चिकित्सा, तो हमको गूगल फॉर्म भर के उसके पूर्व के वो देकर वो भरे तो हम देख लेते हैं। उसकी बहुत चिकित्सा आसान भी होती है, लेकिन क्या कारण है वो जब तक पता नहीं चलेगा। पीरियड्स ना आने के कोई ना कोई तो कारण है उसके, वो नेचुरल नहीं होता है। नेचुरल होता है तो पीरियड आता है। तो गर्भाशय की विकृतियों के कारण पीरियड्स नहीं आते हैं, रुक जाते हैं। वो बहुत ही गंभीर समस्या है। और यदि उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो मानव कल्याण के लिए हमको ऐसा कोई भी लगे तो उसको तुरंत ही कहना है कि आप फॉर्म भरें। हम और भी व्यवस्था अच्छी बना रहे हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई कर सके। अभी बहुत लोगों को बाकी है, लेकिन 7-1 दिन में तो हो जाता है। क्या होता है इससे, यदि पीरियड्स ऐसे नहीं आए तो गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। क्योंकि जो बाहर निकल जाना चाहिए मेंसिस के थ्रू वो अंदर रहता है। तो वो हमको मल ना आए तो कैसा होगा, हमको यूरिन ना आए, मल ना आए थोड़े दिन तो हमको पाइल्स हो सकता है। तो ये तो पूरा का पूरे गर्भाशय से जो मेंसिस आता है वो स्त्रियों की 1 नंबर की शुद्धि है। और इसके लिए ही आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि मासी जो बताया है कि उसको हर महीने में एक शरीर की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको करते करते ये मेंसिस आता है, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। यदि वो नहीं निकलते हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा। आज भी कहते हैं कि उसे एलडीएल भी बहुत सारा जो कंजप्शन हो जाता है उसका। इसके लिए हार्ट अटैक की संभावना जब तक मेंसिस आता है तब तक स्त्रियों को नहीं रहती है। मेंसिस पूरे होने के बाद उसको हार्ट अटैक आने की संभावना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जो है एलडीएल
वो वहां पर फिक्स होता है और उसके कारण उसको दबाव होता है और उसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन मेंसेस जब तक आएगा हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ऐसी स्त्रियों को हमने देखा है, आयुर्वेद में बताया है कि हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। तो जल्द से जल्द पहला ये काम करना है कि पहले तो क्या कारण से वो नहीं आ रहा है। जो कारण से नहीं आ रहा हो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे फाइब्रोइड से, जैसे कोई गर्भाशय की विकृतियां है, जैसे कोई मिसकैरेज हुआ हो या डिलीवरी आई हो बाद में शुरू ना हुआ हो, तो प्रदर हो उसको, मतलब प्रदर के थ्रू उसका खून बह जाता हो और उसके लिए मेंसेस ना आता हो, व्हाइट डिस्चार्ज हो जाता हो, तो रसधातु के कारण विकृति से वो हो जाता हो, और तो भी ना, तो पहले उसको ये कहे कि क्या कारण है। सीधे सीधी दवाई ना दे, चलो नहीं आता है ये ले लो, ऐसा नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर हम पहले जानेंगे क्यों नहीं आता है, और उसके बाद में जरूरत रही कोई दवा, नहीं तो उसको आहार विहार में परिवर्तन करके थोड़ी दवाई से, और हो सकता है तो यदि जरूरत रही तो पंचकर्म से, तो एक ही बार या 2 बार वो पंचकर्म भी करवाएंगे तो भी उसका रेगुलर हो सकता है। उसके लिए उत्तर बस्ती श्रेष्ठ मानी है। तो इसके लिए ये थोड़ा गंभीर है, भले ही वो न लगे गंभीर, लेकिन आगे जाकर उसको बहुत तकलीफ होने वाली है। लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेंसेस का न आना वो इंगित करता है कोई ना कोई विशेष रोग के ऊपर। तो उसको समझाइए, उसको बताइए कि भाई ये गूगल फॉर्म ही आप केवल भर दे, और आप भी उसको हेल्प करें कि भैया इस तरह से रिपोर्ट्स करके तो क्या है कि आगे आने वाली जो बड़ी बीमारी है उससे वो बच जाएंगे। तो ये आप खास करें। उसके बाद हम जरूरत रहेगी तो उसको दवाई देंगे, नहीं तो उसको मार्गदर्शन देकर नजदीक के ही स्थान पर उसको बताएंगे कि वो पंचकर्म का सहारा ले या ऐसा ही कुछ करके आयुर्वेद से वो हल करे। उसको जरूरत रहेगी मैं बात भी करूंगा फोन से, और आप उसका पहले गूगल फॉर्म भर दे रिपोर्ट्स के साथ, तो वो अच्छा रहेगा। जी आचार्य जी नमस्ते। जी मेरी प्रश्न ये है कि क्या ये संभव है कि गलत आयुर्वेद दवाई हमारे प्रकृति स्तर से नीचे दोष को कम कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि अल्सर की दवाई, अभी अल्सर की दवाई लेती हूँ, वो अल्सर की दवाई मेरी पित्त का मेरी सामान्य से कम कर सकते हैं? ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन आयुर्वेद की दवाई में एक आपको विशेष जानने लगेगा, मिलेगा विशेषता, कि इतनी उसकी डेंजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं होती है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ये योग ऐसे दिए हैं कि एक औषधि के साथ साथ जो उसका दोष निकालने वाली दूसरी औषधि उसके साथ ही दी गई है, ताकि एक में जो 10 आती है तो एक शायद पित्त बढ़ाती होती, तो उसको दूसरा जो औषध है वो उसको शांत कर देगा। तो बहुत कम संभावना होती है ऐसे कि इस तरह का कुछ इश्यूज आए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से कुछ है, तो आप उसको आहार विहार के थ्रू भी आप अपना पित्त को सामान्य कर सकती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है मतलब। और ऐसी कोई घातक इसमें साइड इफेक्ट है ही नहीं कि इसमें पित्त घट गया तो कुछ होगा, नहीं। वो आहार विहार से भी आप अपना, ऐसा लगे कि कफ का बढ़ गया है या ऐसा कुछ भी है, ठंड ज्यादा है, तो हम अपना आहार विहार में कुछ उष्ण द्रव्य को लेकर वो शांत कर सकते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, पिछले 2 वर्षों से आपके मार्गदर्शन में हम चिकित्सा कर रहे हैं और बहुत अद्भुत लाभ मिले हैं। यहाँ तक कि मैं सबको बताना चाहूंगा, जो हमारी आयुर्वेद की औषधियां हैं गुरुकुल की, वो मैंने अपने कुत्तों को भी दे दी, तो अच्छा, उसको भी आपका क्या बहुत नाम है? अद्भुत लाभ हुआ। गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी, जी जी। और क्या कर रहे हैं वो गुरुकुल सबको बताइए। जी जी, चिकित्सा कर रहा हूँ और हाँ आपके ही मार्गदर्शन में कई बार जी गुरुकुल भी आना हुआ है जी और गुरुकुल की ही व्यवस्था का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम। इस जी प्रसार प्रसार के कारण कई सारे लोग गुरुकुल भी गए हैं और लगातार हमारे सेशन को भी सुनते रहते हैं। मैं वीडियो भी जी शेयर करता हूँ। जी मुख्य कार्य क्या हुआ कि ये चिकित्सा जो है आज मेरी आजीविका बन गई है हाँ और हाँ, तो उससे बहुत ही मुझे अच्छा भी परिणाम मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ इसमें मेरी एक आप मदद करें कि जैसे अब हम चिकित्सा कर रहे हैं तो कुछ पेशेंट्स इसलिए परेशान हैं कि उनको एलोपैथ के डॉक्टर्स की जो कहते हैं ड्रग ट्रेपरिंग करना, मतलब वो स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम औषधि कैसे छोड़ें। और हमारे पास तो वो लीगल कोई तरीका नहीं है कि मैं कोई एलोपैथ की औषधि बंद करवा सकूं।
तो अभी जैसे मुझे अच्छा लगा पिछले वाले क्लास में डॉक्टर प्रवीण वैरागी जी ने अपना अनुभव शेयर किया कि वो गुरुकुल की औषधियां दे रहे हैं। तो यदि आपके मार्गदर्शन में ऐसे कोई भाई जो देश प्रेमी हैं, जो थोड़ा सा मार्गदर्शन दे हमारे रोगियों को, या ऑनलाइन ही हमें कंसल्टेंसी दे दे, तो हम और मदद लोगों की कर पाएंगे। जी, चलेगा। इसमें आपको विशेष रूप से तो जो परित्यक्त क्रम है, अर्थात किस दूसरी औषधियों को कैसे छोड़ना है, तो वो आपको यदि करना है तो आयुर्वेद का ही एक इसमें कंसेप्ट है, वो आप समझ सकते हैं और आप ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे घातक रोगों की कोई भी प्रकार की दवाई, कोई भी प्रकार का व्यसन तुरंत बंद नहीं करना है, ये खास याद रखें आप। शरीर को उस रसायन की आदत पड़ गई है, वो अपने रसायन उस तरह से वो मैनेज करता है। हम शरीर इसके लिए कभी भी कोई भी प्रकार का व्यसन, जो लोग बताते हैं कि मैंने एक बार किसी का वीडियो सुन लिया और तुरंत उसको मैंने बीड़ी छोड़ दी, सिगारेट छोड़ दी, वो छोड़ दिया और पूरा, ऐसा कभी आपका बहुत संकल्प अच्छा रहा तो हो सकता है, लेकिन इसके कारण रोग भी हो सकते हैं, ये भी आप याद रखें। तो इसके लिए आवेश में आकर किसी को कुछ छुड़वाइए नहीं। कोई लोग कहता है कि एलोपैथ की दवाई मैंने एक दिन में छोड़ दी और पूरी फेंक दी गटर में तो ये पूरी उसको विज्ञान की तरह देखे। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों को ये पता था कि भाई शरीर कैसे चलता है, किस तरह से वो आदत बनाता है, किस तरह से वो शरीर में से रसायनों को पास करता है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार की एलोपैथ दवाई है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाँ बुखार की आप छोड़ सकते हैं। बुखार की दवाई है वो हैबिचुअल, वो हमेशा लेने वाली नहीं होती है, वो तो जब बुखार आया तब ले ली, टेम्परेचर डाउन हो गया तो आपने छोड़ दी, वो बात अलग। लेकिन जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसी किसी भी प्रकार की दवाई लेते हैं तो उसको छोड़ने का एक क्रम दिया है, व्यसन को भी छोड़ने का एक क्रम दिया है। तो पादम त्यजेत, अर्थात 25% उसको कम करनी है। हमारी दवाई जैसे सूट होती है 7 दिन में, तो 25% उसको कम करनी है, पादम मतलब एक 25%। उसके 15 दिन के बाद दवाई का आधा डोज देना है। आधा डोज आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना तक चालू रखना है, तब तक शरीर उतने में कम काम करना शुरू कर देगा। तो आपको यदि वही शरीर में कोई तकलीफ न हो और उसको बरोबर सूट हो जाए तो फिर 25% और कम कर देनी है और 1 आध महीना चलाना है। और उसके बाद 25% में भी जो 3 दवाई देते हैं तो उसमें से एक बंद करनी है, उसमें से फिर दूसरी बंद करनी है, और अंत में जाकर जो लास्ट है वो उनको हमको लगेगा कि कोई तकलीफ नहीं है तभी उसको बंद करनी है। तो ये आप एक याद रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्रम हम यहाँ पर देते हैं कि किस तरह से हम उसको क्रमशः छोड़ते जाएंगे और किस तरह से हमारी औषधियों का परिणाम मिल रहा है, उसके बीच में वो अपथ्य न करे, उसका आपको ध्यान रखना है। यदि अपथ्य किया तो वापस उसको चालू करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले कन्विंस ये करना है कि इतने टाइम तक आपको अपथ्य किसी भी प्रकार का नहीं करना है। जी आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न अभी रह गया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि ये हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। जो अभी रोगी आ रहे हैं वो कैंसर के हैं, वो किडनी डायलिसिस चल रही है, इसमें आपका मार्गदर्शन कोई भाई जो MBBS हो वो अगर थोड़ा सा सहयोग करें तो इसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बहुत सीरियस रोगी आ रहे हैं आचार्य जी। बराबर है। मैं डॉक्टर प्रवीण जी को बताएंगे और नहीं तो उनको भी बताएंगे, वो लगभग होंगे तो अभी बताएंगे, नहीं होंगे जी क्लास में हैं जी। तो उनके साथ संपर्क करें आप। उनको मैं कहूंगा कि उनका नंबर शेयर करेंगे तो वो भी और कुछ औषधियों का भी उसमें विशेष प्रयोग करें जो हमने यहाँ पर किया है, लेकिन उसकी चर्चा तो हम करेंगे। अभी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो मार्गदर्शन दे सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो खास करके जितने भी रोग है आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड रोग, तो उसके ऊपर अच्छा परिणाम आ सकता है ऐसे लोगों को ऐसा करके, तो वो लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। जी बस आपकी ही आज्ञा चाहिए। ठीक है सुन रहा हूँ मैं। हाँ वाह भाई। अच्छा आप नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए उनको ताकि वो आसान रहे। 9370 937 लिख लीजिए भैया।
नहीं, रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं बाद में, आप बोल दीजिए। बोल दीजिए। 9370934330। और एक बार 9370934330। 4330। 4330। धन्यवाद जी प्रवीण जी, ठीक है, मैं आपको फोन करूंगा समय मिलने पर। ओके ठीक है नमस्ते आचार्य जी। जी। वो आपने ऑटिज्म का बताया, वो हमारे सतारा के है, तो उसमें स्वर्ण प्राशन, वचा, अमृत प्राशन और क्या एक बताया था आपने? अष्टमंगल घृतम, आप उसको अलग से बताइए, मैं कहाँ मिलेगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि गर्भावस्था का 9वां महीना चल रहा है और जलन बहुत होती है, 9वां महीने के 15 दिन हो गए हैं, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसा? किसी को भी 9वें महीने में यदि जलन होती हो तो उसको 2-3 बात याद रखे। एक तो एरंड तेल लेना शुरू करे। कैस्टर ऑयल जो होता है वो बहुत ही शीत और अच्छा है, और वायु का अनुलोमन भी करता है, पित्त का शमन करता है। और एक दवाई लिख लीजिए, उसका नाम है अमृता सत्त, गिलोय सत्त आता है। तो गुरुकुल पर होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन नहीं तो कहीं से भी आप ले सकते हैं गिलोय सत्त। तो अमृता सत्त को 2 या 3 बार दिन में लेना है मक्खन के साथ, तो वो जलन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है गर्भावस्था। जी, अमृता सत्त यानी गिलोय सत्त दिन में 3 बार मक्खन के साथ गर्भवती महिला ले, या एरंड तेल उसको लेने का शुरू करे वात अनुलोमन के लिए। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जब अप्रैल में कोविड काफी फैला था तब लोगों ने बहुत सजेस्ट किया था कि नारियल पानी और सत्तू लेना चाहिए एनर्जी के लिए। आपने बताया कि बुखार में काफी चीजें नहीं लेनी चाहिए, जैसे नारियल नहीं लेना चाहिए, तो नारियल पानी क्या ठीक है कि नारियल पानी भी नहीं लेना चाहिए? देखिए, और सत्तू के बारे में क्या आप नहीं, देखिए सत्तू के 10 नियम आयुर्वेद में दिए हैं, तो सत्तू तो डेफिनेटली बुखार में नहीं लेना है। एनर्जी के लिए क्या लेना है वो हम उसकी चर्चा बुखार में तो करेंगे, लेकिन वो नवज्वर कहलाता है। पहले 3 से 5 दिन नया बुखार है, उस टाइम कफ बढ़े नहीं, ऐसा सब कुछ करना है। जब आप नारियल चालू कर देते हैं तो आयुर्वेद की दृष्टि से यदि चिकित्सा करनी है तो उसको नारियल की जगह पर हम ये कहेंगे कि शक्ति के लिए उसको उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ही उसके लिए काफी होगा पहले 3 दिन। चौथे दिन से आपको लेना है तो कच्चा नारियल न लेकर पक्का नारियल ले। कच्चा नारियल को पचने में देर लगती है, पका नारियल है वो पचने में कच्चे नारियल से कम होता है, तुरंत पच जाता है। आचार्य जी, नारियल पानी भी नहीं, 3 दिन तो नारियल पानी भी नहीं लेना है। आयुर्वेद की दृष्टि से बोल रहा हूँ, नेचुरोपैथी की दृष्टि से अलग हो सकता है। आयुर्वेद की दृष्टि से जब बुखार आता है तो पहले 2-3 दिन केवल लंघन करना है। उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीने के द्वारा आपको बाहर आएंगे। अग्नि है वो मंद की जगह पर थोड़ी थोड़ी मतलब दीपन होगा, और उसके बाद आप नारियल पानी ले सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से कच्चे नारियल के पानी की जगह पर आप पका नारियल का पानी लें। कच्चे नारियल का पानी आम करता है, बुखार में आम ही होता है, इसके लिए आम वृद्धि हो सकती है। पका नारियल का पानी बहुत ही अच्छा है, पका नारियल का पानी ले सकते हैं। बहुत ही वीकनेस हो तो बात बिल्कुल अलग है, उसके लिए आप पका नारियल का पानी हम सजेस्ट करते हैं। बहुत अशक्तता आ गई, रोग हो गया, तो पहले दिन से भी बुखार में आप ले, लेकिन ऐसे कम चांस है, ऐसे बहुत कम पेशेंट है। हमारा सजेशन ये रहेगा कि 1 से 2 दिन केवल लघु आहार जो आयुर्वेद में बताया गया है वो लघु आहार का सेवन करें, और उसके बाद ही आप नारियल का पानी शुरू कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो 3 दिन के बाद शुरू करें। 2-3 दिन केवल ना केवल आप दली माने लाजा, ज्वारी की दानी, भुंजा हुआ चना, दाड़िम, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं जी। और बकरी का दूध लेंगे तो फायदा करेगा। चाय यदि पीनी हो, यदि नहीं पीना है, दूध भी नहीं पीना है, लेकिन मानो दूध की कोई आइटम पीनी हो आपको, ऐसा कुछ लगे आपको कि कुछ पीना है, तो बकरी का दूध पी सकते हैं आप। वो भी अपवाद रूप में है, लेकिन बकरी को छोड़कर और किसी का दूध नहीं पीना है जी। राजेश, ओके आचार्य जी, तो जी 10 हो गया, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो कल भी हमारा कल भी ऐसा ही कंटिन्यूस करें जी। कल रात को 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं आचार्य जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू।